हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर क्लास। जैसा कि हमने यहाँ पे एग्रीगेट टॉपिक स्टार्ट किए थे एंड एग्रीगेट जो टॉपिक हमने स्टार्ट किए थे फाइनली हमारा पूरा कंप्लीट हो गया, जिसमें हमने कुछ यहाँ पे स्पेसिफिकेशंस वैल्यूज़ के बारे में बात किए थे जो हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। कुछ वैल्यूज़ के बारे में बात की एंड इसके क्लासिफिकेशंस के बारे में बात की। क्लासिफिकेशंस भी हमारा कंप्लीट हो गया एंड हमने यहाँ पे कुछ इसमें टेस्ट के बारे में बात की थी कि कितनी प्रकार के टेस्ट एग्रीगेट में परफॉर्म किए जाते हैं। तो टेस्ट वाला टॉपिक भी हमारा पूरा क्या है, कंप्लीट हो गया है। अब आज की क्लास में हम क्या स्टार्ट करने वाले हैं, एग्रीगेट। और एग्रीगेट का हम पूरा रिवीजन करेंगे कि अभी तक हमने क्या क्या पढ़ चुके हैं। तो चलिए हम यहाँ पे आज की क्लास में रिविजन्स वाले टॉपिक को स्टार्ट करेंगे। जैसा हमने टिम्बर वाला टॉपिक स्टार्ट किए थे, टिम्बर कंप्लीट हो गया है। ब्रिक स्टार्ट किए थे, ब्रिक भी हमारा पूरा कंप्लीट हो गया। फर्स्ट हमने किसी टिम्बर पढ़े थे एंड brick, and third is the timber, brick, pent varnish and distemper। थर्ड टॉपिक पेंट वार्निश डिस्टेम्बर, स्टोन एंड रॉक के बारे में बात की थी। स्टोन एंड रॉक क्या होता है एंड उसके बाद हम यहाँ पे एग्रीगेट्स के बारे में डिस्कस करेंगे। तो एग्रीगेट भी हमारा पूरा कंप्लीट हो गया। तो आज की क्लास में हम क्या करने वाले हैं, क्विक मैराथन। ठीक है, तो हम अभी तक हमने क्या क्या पढ़ चुके एग्रीगेट में हम सब रिवीजन करेंगे। तो फर्स्ट हम स्टार्ट करने वाले हैं एग्रीगेट क्या होता है। तो हमने क्या देखी थी, जो क्रस्ड स्टोन है, क्रस्ड स्टोन को ही क्या बोला जाता है, एग्रीगेट। क्रस्ड स्टोन आर नॉन एज एग्रीगेट। और एग्रीगेट में इंग्रेडिएंट्स कौन कौन से होते हैं, कंक्रीट, मोटार एंड वेलास्ट। कंक्रीट, मोटार और वेलास्ट के इंग्रेडिएंट्स को ही एग्रीगेट बोला जाता है। एंड इसके हमने क्लासिफिकेशन ऑफ एग्रीगेट के बारे में बात की थी। क्लासिफिकेशन ऑफ एग्रीगेट बेस्ड ऑन देयर साइज। कुछ हमने प्रॉपर्टीज के बारे में बात की थी कि स्ट्रेंथ, वर्क एबिलिटी, ड्यूरेबिलिटी की प्रॉपर्टीज होती है। तो क्लासिफिकेशन ऑफ एग्रीगेट बेस्ड ऑन देयर साइज, when 75 mm is less than fine aggregate and less than 4.75 mm। 75 से लेके 4.5 mm तक अगर फाइन एग्रीगेट है तो ये सैंड, सुर्खी और स्टोन डस्ट के मिक्सचर्स को बोला जाता है। when 4.75 mm is less than coarse aggregate is less than 75 mm, तो ये एग्रीगेट ऑफ कॉन्क्रीट ऑफ बिगर साइज, मतलब जो कॉन्क्रीट है वो कैसे रहेंगे, बिगर साइज में है। हम कुछ यहाँ पे साइज स्पेसिफिकेशन ऑफ कोर्स एग्रीगेट के लिए बात करेंगे अकॉर्डिंग टू आईएस कोड। तो साइज स्पेसिफिकेशन ऑफ कोर्स एग्रीगेट अकॉर्डिंग टू आईएस कोड में क्या जाएगा, जो मैक्सिमम साइज ऑफ कोर्स एग्रीगेट है ये शुड नॉट ग्रेटर देन 1/4 ऑफ द मिनिमम थिकनेस ऑफ मेंबर। नेक्स्ट, अगर कोई आरसीसी वर्क करवाना है तो आरसीसी वर्क के लिए हम जो भी बड़े साइज के एग्रीगेट का यूज करते हैं, तो मैक्सिमम साइज ऑफ कोर्स एग्रीगेट should be at least 5 mm less clear spacing and 5 mm less clear cover आरसीसी वर्क के लिए। और जो मैक्सिमम साइज ऑफ कोर्स एग्रीगेट है वो शुड नॉट ग्रेटर देन 1/4 ऑफ द मिनिमम थिकनेस। कुछ हम यहाँ पे साइज स्पेसिफिकेशन फॉर डिफरेंट यूजेस के लिए बात करेंगे। जैसा कि हमने फर्स्ट क्या देखे थे, फॉर आरसीसी वर्क के लिए। फॉर आरसीसी वर्क के लिए 40 mm से लेके 75 mm कोर्स एग्रीगेट। आरसीसी इन फाउंडेशंस के लिए 40 mm टू कोर्स एग्रीगेट। आरसीसी इन स्टील स्ट्रक्चरल मेंबर के लिए 20 mm ऑफ कोर्स एग्रीगेट एंड आरसीसी इन थिन मेंबर के लिए 10 to 20 mm ऑफ कोर्स एग्रीगेट। आरसीसी वर्क के लिए 40 से 75 mm कोर्स एग्रीगेट। आरसीसी इन फाउंडेशंस के लिए कितना, 40 mm कोर्स एग्रीगेट। और अगर कोई स्ट्रक्चरल मेंबर यूज कर रहे हैं आरसीसी में तो 20 mm का हम कोर्स एग्रीगेट यूज करेंगे। और आरसीसी में हम थिन मेंबर यूज कर रहे हैं तो 10 से 20 mm कोर्स एग्रीगेट यूज करेंगे। नेक्स्ट हम यहाँ पे एग्रीगेट के साइज के लिए बात करेंगे कि कितने टाइप के एग्रीगेट को यूज किया जाता है। नेक्स्ट हम बात करने वाले हैं क्लासिफिकेशन ऑफ एग्रीगेट बेस्ड ऑन देयर शेप, कि जो एग्रीगेट का क्लासिफिकेशन है ये कितने शेप में डिवाइडेड किया गया। तो फर्स्ट इज द राउंडेड एग्रीगेट एंड सेकंड इज द एंगुलर एग्रीगेट। राउंडेड एग्रीगेट, एंगुलर एग्रीगेट एंड फ्लैकी और इलोंगेटेड एग्रीगेट। तो तीन टाइप के एग्रीगेट को यूज किया जाता है, राउंडेड एग्रीगेट एंड एंगुलर एग्रीगेट, फ्लैकी एग्रीगेट, फ्लैकी और इलोंगेटेड एग्रीगेट। तो राउंडेड एग्रीगेट क्या होता है, स्पेरिकल इन शेप एंड एंगुलर एग्रीगेट क्या होता है, शार्प एजेस एंड नियरली प्रिज्मेटिक इन शेप। नेक्स्ट, फ्लैकी और इलोंगेटेड क्या होता है, वेरी लॉन्ग और वेरी थिन। वेरी लॉन्ग और वेरी थिन क्या होता है, फ्लैकी और इलोंगेटेड एग्रीगेट। स्पेयर इज द ओनली 3D फिगर हैविंग मिनिमम सरफेस एरिया। स्पेयर कैसा होता है, इज द ओनली 3D फिगर हैविंग मिनिमम सरफेस एरिया एंड मिनिमम सीमेंट पेस्ट। बेटर वर्क एबिलिटी होती है राउंडेड एग्रीगेट में, क्या होता है, बेटर वर्क एबिलिटी
डू नॉट हैव प्रॉपर इंटरलॉकिंग, और इसमें जो इंटरलॉकिंग है वो अच्छी नहीं होती, डू नॉट हैव प्रॉपर इंटरलॉकिंग एंड कैन नॉट बी यूज्ड हाई स्ट्रेंथ, इसको हाई स्ट्रेंथ के लिए यूज नहीं किया जाता है, कैन नॉट यूज हाई स्ट्रेंथ। तो हमने राउंडेड एग्रीगेट के बारे में बात क्या की है कि ये बेटर वर्क एबिलिटी प्रोवाइडेड करता है, राउंडेड एग्रीगेट बेटर वर्क एबिलिटी प्रोवाइडेड करता है एंड डू नॉट हैव प्रॉपर इंटरलॉकिंग एंड कैन नॉट यूज्ड इंक्रीज स्ट्रेंथ एंड स्पेयर इज द ओनली 3D फिगर हैविंग मिनिमम सरफेस एरिया एंड मिनिमम सीमेंट पेस्ट एंड ये स्पेरिकल इन शेप। नेक्स्ट एंगुलर एग्रीगेट क्या होता है, शार्प एजेस नियरली प्रिज्मेटिक इन शेप एंड पार्टिकल्स हैव वेरियस एजेस फेसेस, ये इम्प्रूव करता है इंटरलॉकिंग को बिटवीन द पार्टिकल्स, पार्टिकल्स के बीच में इंटरलॉकिंग को इम्प्रूव करता है एंड ये बेटर स्ट्रेंथ को प्रोवाइडेड करता है क्या, एंगुलर एग्रीगेट, एंगुलर एग्रीगेट बेटर स्ट्रेंथ एंड फ्रिक्शन के इंक्रीज होने से वर्क एबिलिटी क्या होती है, डिक्रीज होती है। तो एंगुलर एग्रीगेट क्या होता है, शार्प एजेस एंड नियरली प्रिज्मेटिक इन शेप एंड पार्टिकल्स हैव वेरियस एजेस फेसेस, improve the interlocking between the particles and better strength, increase the friction, work ability decrease। next फ्लैकी और elongated aggregate क्या होता है, वेरी लॉन्ग और वेरी थिन एंड इसकी जो थिकनेस और लेंथ होती है वो वेरी लेस होती है, डज नॉट प्रोवाइड गुड स्ट्रेंथ, ये अच्छी स्ट्रेंथ को प्रोवाइडेड नहीं करता है फ्लैकी और elongated aggregate एंड डू नॉट प्रोवाइड गुड वर्क एबिलिटी, गुड वर्क एबिलिटी कौन प्रोवाइडेड करता है, राउंडेड एग्रीगेट एंड गुड स्ट्रेंथ कौन प्रोवाइडेड करता है, एंगुलर एग्रीगेट एंड जो फ्लैकी एग्रीगेट होता है ये वेरी लॉन्ग और वेरी थिन होती है, थिकनेस और लेंथ इसकी बहुत कम होती, डज नॉट प्रोवाइड गुड स्ट्रेंथ एंड डज नॉट प्रोवाइड गुड वर्क एबिलिटी। राउंडेड एग्रीगेट के लिए अगर हम बात करें, राउंडेड एग्रीगेट के लिए एंगुलरिटी नंबर 0 एंड एंगुलर एग्रीगेट के लिए एंगुलरिटी नंबर 11 एंड एंगुलरिटी नंबर वेरीज फ्रॉम 0 to 11 और an वेरीज फ्रॉम 0 to 11। अगर an कम है तो ये क्या होगा, राउंडेड एग्रीगेट बेटर वर्क एबिलिटी, और an की इंक्रीज होने से ये क्या होगा, एंगुलर एग्रीगेट बेटर स्ट्रेंथ। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है कि राउंडेड एग्रीगेट के लिए एंगुलरिटी नंबर 11, एंगुलर एग्रीगेट के लिए 11, सॉरी राउंडेड एग्रीगेट के लिए 0, एंगुलर एग्रीगेट के लिए 11 एंड an वेरीज फ्रॉम 0 to 11 और एंगुलरिटी नंबर की इंक्रीज होने से राउंडेड एग्रीगेट के उनकी बेटर वर्क एबिलिटी को प्रोवाइड करती है, an के इंक्रीज होने से एंगुलर एग्रीगेट बेटर स्ट्रेंथ प्रोवाइडेड करती हैं। क्लासिफिकेशन ऑफ एग्रीगेट बेस्ड ऑन टेक्सचर, तो टेक्सचर के अकॉर्डिंग एग्रीगेट दो टाइप के होते हैं, फर्स्ट इज द स्मूथ एग्रीगेट एंड सेकंड इज द रफ एग्रीगेट। तो जो स्मूथ एग्रीगेट रहते हैं ये फ्रिक्शन बिटवीन द पार्टिकल्स के बीच में फ्रिक्शन क्या होता है, बहुत कम होता है एंड जो रफ एग्रीगेट होता है पार्टिकल्स के बीच में फ्रिक्शन क्या होता है, इंक्रीज होता है। तो हमने सबसे पहले एग्रीगेट्स के बारे में बात किए थे कि अगर राउंडेड एग्रीगेट यूज कर रहे हैं तो इसके लिए एंगुलरिटी नंबर 0 और एंगुलर एग्रीगेट के लिए एंगुलरिटी नंबर कितना यूज किया जाता है, 11 और एंगुलरिटी नंबर कितना वेरी करता है, 0 to 11। एंगुलरिटी नंबर डिक्रीज होने से जो राउंडेड एग्रीगेट है इसकी वर्क एबिलिटी क्या होती है, बेटर, और अगर एंगुलरिटी नंबर इंक्रीज है तो एंगुलर एग्रीगेट की जो स्ट्रेंथ है वो बेटर होगी। हमने क्लासिफिकेशन इसके दो टाइप से पढ़े, स्मूथ एंड रफ। तो स्मूथ के बीच में जो फ्रिक्शन है वो बहुत कम होता है, लेकिन रफ के बीच में जो फ्रिक्शन है वो क्या होता है, इंक्रीज होता है। तो दो टाइप के एग्रीगेट है, स्मूथ एंड रफ। हमने 3 टाइप के एग्रीगेट को कंप्लीट कर ली, जिसमें फर्स्ट इज द राउंडेड एग्रीगेट, सेकंड इज द एंगुलर एंड थर्ड इज द फ्लैकी और एलोंगेटेड एग्रीगेट। प्रीवियस क्लास में हमने सारे टेस्ट के बारे में रिवीजन कर लिए थे कि एग्रीगेट में जनरली कितने प्रकार के टेस्ट को परफॉर्म किया जाता है। अभी तक हमने क्या पढ़ा था कि एग्रीगेट टॉपिक हमने स्टार्ट की एंड एग्रीगेट में क्या क्या हमने पढ़ लिए। अब हम ये देखने वाले हैं कि एग्रीगेट में जनरली कितने प्रकार के टेस्ट को परफॉर्म किया जाता है। तो जैसे हमने डिस्कस की थी, फर्स्ट इज द क्रशिंग स्ट्रेंथ टेस्ट। तो जो क्रशिंग स्ट्रेंथ टेस्ट होता है, चेक द रेजिस्टेंस ऑफ एग्रीगेट अगेंस्ट ग्रेजुअल लोडिंग इज कॉल्ड द क्रशिंग स्ट्रेंथ टेस्ट। बैन क्रशिंग स्ट्रेंथ टेस्ट क्या होता है, ग्रेजुअल लोडिंग। तो हम इसमें बात क्या करेंगे, एग्रीगेट क्रशिंग वैल्यू अगर लेस देन 10% है तो स्ट्रॉन्ग एग्रीगेट, व्हेन एग्रीगेट क्रशिंग वैल्यू ACB कितना है, ग्रेटर देन 30% है तो वीक एग्रीगेट। ओके, हाईवे सरफेस कोर्स के लिए कितनी वैल्यूज यूज की जाती है, ACB शुड नॉट ग्रेटर देन 30% एंड बिल्डिंग कंस्ट्रक्शंस और वेस्ट कोर्स के लिए एग्रीगेट क्रशिंग वैल्यू शुड नॉट ग्रेटर देन 45%।
सेकेंड इज द टफनेस टेस्ट. टफनेस टेस्ट. तो टफनेस टेस्ट क्या होता है? रेजिस्टेंस अगेंस्ट. टफनेस टेस्ट में हम क्या करेंगे? इम्पैक्ट लोडिंग, रिपीटेड इम्पैक्ट लोडिंग. तो चेक द रेजिस्टेंस ऑफ एग्रीगेट अगेंस्ट रेजिस्टेंस इम्पैक्ट लोडिंग. तो टफनेस टेस्ट में क्या जाएगा? व्हेन EIV एग्रीगेट इम्पैक्ट वैल्यू लेस देन 10%, तो एक्सेप्शनली स्ट्रॉन्ग एग्रीगेट. व्हेन EIV 10 to 20% है तो स्ट्रॉन्ग एग्रीगेट, और 20 to 30% है तो मीडियम स्ट्रॉन्ग एग्रीगेट, और 30% से ज़्यादा तो स्ट्रॉन्ग एग्रीगेट. और हाईवी सरफेस कोर्स के लिए EIV शुड नॉट ग्रेटर देन 30%, एंड बिटुमिनियस मैकाडम रोड के लिए 35%, और वाटर बॉर्न मैकाडम के लिए 40%, एंड जो बिल्डिंग कंस्ट्रक्शंस के लिए EIV शुड नॉट ग्रेटर देन 45%. ठीक है, तो हमने यहाँ पे ग्रेसिंग स्टर्न टेस्ट, टफनेस टेस्ट, एंड थर्ड क्या बात की थी? हार्डनेस टेस्ट. हार्डनेस टेस्ट. ठीक है, हार्डनेस टेस्ट में हमने क्या देखे थे? चेक द रेजिस्टेंस ऑफ एग्रीगेट अगेंस्ट वियर एंड टियर. एंड फोर्थ, हार्डनेस टेस्ट के बाद साउंडनेस टेस्ट. साउंडनेस टेस्ट. साउंडनेस टेस्ट. फोर्थ, साउंडनेस टेस्ट के बाद हमने क्या पढ़े थे? ग्रेसिंग स्टर्न टेस्ट, टफनेस टेस्ट, हार्डनेस टेस्ट, साउंडनेस टेस्ट, फ्लैकी टेस्ट और फ्लैकी इंडेक्स एंड फ्लैकी इंडेक्स. तो ये सारे टेस्ट हमारे कंप्लीट हो गए जो हमने एग्रीगेट में पढ़े थे. ग्रेसिंग स्टर्न टेस्ट, टफनेस टेस्ट, हार्डनेस टेस्ट, साउंडनेस टेस्ट, फ्लैकी टेस्ट और फ्लैकीनेस टेस्ट. तो इस एग्रीगेट हमारा पूरा कंप्लीट हो गया. अब आप लोगों को क्या करना है? रिवीजन करना है, एंड रिवीजन के साथ साथ क्वेश्चंस प्रैक्टिस करना है, सारे PYQs को सॉल्व करना. इससे ये एनालिसिस होगा कि एग्जाम में किस प्रकार के क्वेश्चंस फ्रेम होते हैं. नेक्स्ट क्लास में हम न्यू टॉपिक को स्टार्ट करेंगे. थैंक यू.